अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब आफियत से होंगे। आज मैं आपके साथ सीखूंगी ट्रेड्स ऑफ ग्रेट वुमेन, हाई वैल्यू वुमेन्स और सोसाइटी वर्सेस इंडिपेंडेंसी के बारे में हमारी आज की गेस्ट फिजा से, जो एक कंटेंट क्रिएटर होने के साथ साथ आर्ट में भी गहरी दिलचस्पी रखती हैं। आपने अपनी कंटेंट क्रिएशन का आगाज किस पॉइंट पर जाके किया? कौन सी ऐसी सिचुएशन थी जिसकी वजह से आपको लगा कि आपको कंटेंट क्रिएटर बनना चाहिए? बचपन से मुझे शौक था कि काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मुझे बड़ी डिस्टर्ब करती थी सोसाइटी के बारे में या रिलेशनशिप्स में। मुझे लगता था कि ये बात हमें करनी चाहिए, बट अ, अनफॉर्च्युनेटली हम ऐसी सराउंडिंग्स में पैदा होते हैं या बड़े होते हैं कि जहाँ वो उस चीज़ को इतने मायने नहीं दिया जाता। बट वो एक ऑब्ज़र्विंग स्किल होती है किसी बच्चे में बचपन से ही कि वो चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहा होता है, बट वो अपनी एक अल्फ़ाज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा होता या समझा नहीं पा रहा होता उसको। बचपन से मैं काफ़ी चीज़ें रिलेशनशिप्स में ऑब्ज़र्व करती थी और मैं कहती थी कि ये गलत है, लेकिन कोई समझता नहीं था उस चीज़ को या कोई सुनना नहीं चाहता था। या कोई सुन भी लेता था, उसको समझना ही नहीं चाहता था, क्योंकि लोगों को यहाँ पे लगता है कि हर चीज़ में जो है हम ठीक हैं, हम जो सोचते हैं वो बिल्कुल ठीक है। एक समझने वाली जो एक लर्निंग वाली एबिलिटी होती है ना लोगों में, वो यहाँ पाकिस्तानी में स्पेशली नहीं है बिल्कुल। एक तो पाकिस्तानियों का मसला ये है कि चीज़ें उनको समझ आती नहीं है और वो समझना चाहते भी नहीं है खुद से। तो उनको कोई चीज़ समझाने की आप कोशिश करो, तो वो आगे से बोलते हैं कि नहीं, वी आर द बेस्ट, जो हम सोचते हैं वो बिल्कुल ठीक है। यानी उन्होंने अपने आप को, अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करना ही नहीं है। बट ये है कि मुझे बचपन से काफ़ी चीज़ें जो है लगती थी कि यार देखो ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत हो रही है सोसाइटी में, इस पे हमें बात करनी चाहिए, इसको हमें इम्प्रूव करना चाहिए। तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म लगा मुझे कि चलो यहाँ पर अ, कुछ नहीं तो अपने जैसे लाइक माइंडेड लोगों को आप कनेक्ट कर सकते हो उनसे। मेबी किसी को उस चीज़ की ज़रूरत हो उस टाइम पर, आप उसकी बात कर दो। और ये बात सिर्फ़ उसकी नहीं है कि एक ऑडियंस गैदर करने की, या बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंसर्स को शौक होता है कि हमारे इतने अमाउंट ऑफ फॉलोवर्स हों। नहीं, मुझे इसका शौक नहीं है। अगर मेरी वीडियो 10 लोग भी देख रहे हैं और उस 10 में से किसी एक बंदे ने की लाइफ में भी 1% भी चेंज आ जाता है मेरी बात करने से, या मेरे किसी अल्फाज से, या मेरे किसी अल्फाज से उसको कोई गाइडेंस मिल जाती है, वो कोई सही रास्ते पर चलने लग जाता है। मेरा यहाँ आके कंटेंट बनाने का, इतनी एफर्ट्स अपनी पुट करने का मेरा मोटिव पूरा हो जाता है। क्योंकि मेरा जो मकसद सिर्फ़ मेन यही है कंटेंट बनाने का, जो चीज़ मैं मुझे वो जो चीज़ गाइडेंस नहीं मिली, वो जो बंदा उस चीज़ से सफ़र कर रहा हो, मेबी वो उसकी फ़ीड में आके उसको वो गाइडेंस मिल जाए और वो अपनी लाइफ़ को इम्प्रूव करने लग जाए, या अपनी लाइफ़ को वो चेंज करने का फ़ैसला कर ले। क्योंकि चेंज आपकी लाइफ़ में बहुत डिफरेंट होता है, बहुत ज़रूरी होता है चेंज। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 3-3 साल पहले भी आप उनकी देखो तो वो 3 साल पहले भी वहीं थे, वो आज भी उसी जगह पे खड़े हैं। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो वक़्त के साथ-साथ ग्रो कर रहे होते हैं, खुद को चेंज कर रहे होते हैं, वो ग्रो कर रहे होते हैं, लेकिन उनको वो गाइडेंस नहीं मिल रही होती, तो वो गाइडेंस वो मैं बनना चाहती थी उनके लिए हमेशा से। और काफ़ी चीज़ें, दूसरा जो मोटिव ये था कि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सोसाइटी में हम बोलना चाह रहे होते हैं, बट किसी में नहीं होती हिम्मत बोलने की, या वो किसी वजह से उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, खामोश कर दिया जाता है, स्पेशली लड़कियों को। तो वो मुझे था कि शायद मैं लड़कियों के लिए या यंग जनरेशन के लिए मैं वो आवाज़ बनूँ जिससे वो रिलेट कर सकें, या जिसको वो और ज़्यादा लोगों को मेरे ज़रिए वो अपनी बात पहुँचा सकें। ये मेरा कंटेंट बनाने का मोटिव था। तो अब लास्ट ईयर मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा था शौक कि मैं बनाऊँ, लेकिन वो ये भी एक स्टार्टिंग पॉइंट भी एक बड़ा वो होता है। आप बहुत सारी चीज़ों से आप गुज़र के फिर आप किस तरह से स्टार्ट करने की वो हिम्मत लाते हो। तो लास्ट ईयर अप्रैल में फिर मैंने स्टार्ट कर ही दिया कंटेंट बनाना, और फिर जब किया तो इतनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी भी नहीं थी। बट ये है कि अब कंसिस्टेंटली पोस्ट करती हूँ, नए लोगों से मिलती हूँ, काफ़ी लोगों से। अब ये है कि अब रिज़ल्ट्स मिलते हैं। अब लगता है कि हाँ, लोग सुन रहे हैं बात को आपकी, लोग समझ रहे हो, लोग वाक़ई में खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब मैं लोगों को देखती हूँ ना कि लोग मेरी बात से या किसी और की बात से खुद को इम्प्रूव करने की, अपना माइंडसेट इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। आपने कहा कि आपने काफ़ी ऐसी चीज़ें ऑब्ज़र्व की जो आपके बड़े नहीं ऑब्ज़र्व करते या सोसाइटी उस चीज़ को नहीं बॉदर करती। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि हमारे माइंडसेट में इतना डिफरेंस कैसे आया जबकि हमारा कल्चर, सोसाइटी सब सेम सेम है? माइंडसेट में डिफरेंस होने की वजह यही है कि हम लोग जो है सवाल नहीं करते। सेम विद दैट, हमें सवाल करना सिखाया ही नहीं जाता बचपन से। जो बच्चा सवाल करता है आगे से, या किसी बात में वो आर्गुमेंट करना स्टार्ट करता है, उस बच्चे को बदतमीज़ कहा जाता है। यहाँ बच्चा, हालाँकि जब से सबसे ज़्यादा ज़हानत ये नहीं है कि आप सबसे इंटेलिजेंट या आप हाई लेवल का आप जवाब दो। इंटेलिजेंस ये है कि आप सवाल करना सीखो।
सवाल करना हमारे बचपन से बच्चों को सिखाया ही नहीं जाता। टीचर बच्चों को बचपन से क्लास में अगर टीचर एक टॉपिक समझा रही है बच्चे को, वो आपको बच्चे से बोलेगी कि बेटा 10 बार भी पूछना है ना, आप मुझसे पूछना हैंड रेज़ करके। वो बच्चा 1 बार पूछेगा, दूसरी बार वो बच्चा पूछेगा नहीं तो पूरी क्लास उसको हकारत की नज़रों से देखने लग जाएगी और वो टीचर तीसरी बार उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाएगी, तुम तो सवाल ही पूछते रहते हो, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? फेलियर हो तुम तो, ये हो। तो ये चीज़ बच्चों में बचपन से इतनी दबा दी जाती है कि उनमें सवाल करने की सलाहियत है होती ही नहीं है। स्पेशली पाकिस्तानी के जो एजुकेशनल सिस्टम है, यहाँ सवाल करने की सलाहियत ही नहीं है। जो एक सिलेबस दे दिया जाता है, वही रट के आपने एग्ज़ाम्स में दे देना है। अगर आपने वही एग्ज़ैक्ट आपने सिलेबस आपने लिख दिया, जवाब लिख दिया तो आप पास हो जाओगे, आपके नंबर्स बहुत अच्छे आ जाएँगे। जहाँ आपने अपनी होशियारी डालने की कोशिश की, सवाल करने की कोशिश की या जहाँ आपने अपना एक्स्ट्रा दिमाग चलाने की कोशिश की, वहाँ आपको वो आपका आंसर ही कैंसल कर देंगे। ये एजुकेशनल सिस्टम का मसला है हमारा बहुत बड़ा। तो बचपन से जब वो एक चीज़ बच्चों में सवाल करने की आदत ही नहीं डालते, तो वही जब चीज़ चलती आ रही होती है, जो चीज़ बड़ों से सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, वही चलती आ रही है। पहले आप देखें, पहले के लोगों के माइंडसेट सबके एक हुआ करते थे, ये अब जेन ज़ीज़ में ये आ रहा है कि किसी का अलग माइंडसेट है, किसी का अलग माइंडसेट है क्योंकि अब लैक ऑफ नॉलेज की वजह भी आप कह सकते हैं कि एक कोई इम्पोर्टेंट या कोई एक ऑथेंटिक नॉलेज किसी को नहीं मिल रही है। अब हर बंदा अपना सवाल कर रहा है, हर बंदा अपना जवाब खुद ढूँढ रहा है, खुद रिसर्च करके। पहले के ज़माने में हुआ करता था कि चलो बड़े बाप-दादाओं ने एक चीज़ बता दी, वही चलती आ रही है, चलती आ रही है, नस्ल दर नस्ल और उसी को पहले वाली नस्लों के वो डाउट्स हुआ करते थे, फिर उस पे लोग बिलीव करने लग जाते, फिर अगली नस्ल वाले लोग उसको अपनी रवायत बना लेते हैं। तो यही है कि पहले के लोग सवाल नहीं किया करते थे, अब भी वही चीज़ दबा रहे हैं लेकिन अब जेन ज़ीज़ में इतनी अल्लाह का शुक्र है इतनी सलाहियत आ रही है कि वो चीज़ों को क्वेश्चन करते हैं, वो पॉलिटिक्स को क्वेश्चन करते हैं, वो सोसाइटी को क्वेश्चन करते हैं, वो रिलेशनशिप्स में क्वेश्चन करते हैं कि अगर ये चीज़ यहाँ पे गलत हो रही है तो ये क्यों हो रही है? और जब कुछ क्योंकि ये चीज़ किसी ने आज से पहले सवाल करना स्टार्ट ही नहीं किए थे तो किसी के पास इन चीज़ों के जवाब भी नहीं है। अब वो जब जवाब खुद ढूँढने की कोशिश करते हैं तो किसी के पास अलग जवाब होता है, किसी के पास अलग जवाब होता है। हर बंदे ने अपना-अपना माइंडसेट अपनाया हुआ है और हर बंदे ने अपना-अपना कल्चर बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इसकी मेन रीज़न यही है सबके माइंडसेट डिफरेंट होने की कि हर बंदा अपना जवाब खुद ढूँढने की कोशिश कर रहा है। कहीं पे कहीं ऑथेंटिक नॉलेज नहीं है। पहले के ज़माने में वही एक घिसी-पिटी वही नॉलेज चली आ रही होती थी, वही रिवायतें चल रही होती थी, उसी पे लोग फॉलो कर रहे होते तो वो सबका एक ही माइंडसेट हुआ करता था। लेकिन अब ये है कि जेन ज़ी सवाल कर रहे हैं तो वो अपने सवाल भी खुद ही ढूँढ रहे हैं। क्योंकि बड़ों के पास उन चीज़ों के जो जो अब जनरेशन सवाल कर रही है, वो बड़ों के पास उन चीज़ों के जवाब ही नहीं है। जो आज से पहले की जनरेशन है, अब जेन ज़ीज़ अपने सवाल खुद ढूँढती है। एक आप देखिए अगर एक यूनिवर्सिटी में एक ग्रुप है, तो उसमें आप एक स्टूडेंट को उठाएँ, उसका अलग माइंडसेट होगा एक टॉपिक को लेके, उसका दूसरे का अलग माइंडसेट होगा। तो हर बंदे की जिस तरह से उसने लाइफ़ एक्सपीरियंस की होती है, उसको उसी तरीके से उसका जवाब होता है या जिस तरीके से उसने वो जवाब ढूँढने की कोशिश की होती है। यही वजह है कि सबका डिफरेंट डिफरेंट माइंडसेट होता है। हमारा जो डिफरेंट माइंडसेट्स का एग्जिस्ट करना हमारी सोसाइटी पर किस तरह इफेक्ट कर रहा है? सोसाइटी के जो कल्चरल नॉर्म्स हैं, जो स्टीरियोटाइप्स हैं या assumptions हैं, वो ठीक हो रहे हैं या उनमें इजाफा होता जा रहा है? ये किस साइड से आप देखते हैं कि सोसाइटी में चेंज अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखा जाए तो अगर पहले के ज़माने से अगर हम इसको कंपेयर करें, तो अब काफ़ी चेंज आ रहा है सोसाइटी में एंड व्हिच इज़ रियली गुड। अब लोगों को अकल आ रही है, लोग सवाल करते हैं और उस सवाल को ढूँढने की कोशिश भी करते हैं और ये है कि अब जो चीज़ एक शुरू से आपको बताई जाती है, उन्हीं रिवायतों को, उन्हीं कल्चर को अब जनरेशन फ़ॉलो नहीं कर रही। अब जनरेशन ऐसी है कि इनमें अकल आ रही है, सवाल कर रही है जनरेशन, जो बहुत अच्छी बात है और सबसे बड़ी बात कि सोशल मीडिया से लोगों को बहुत अवेयरनेस मिल रही है। सिर्फ़ काफ़ी सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो वो कल्चरल स्टीरियोटाइप्स को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं या वो जो पुराने ट्रेडिशंस चलते आ रहे हैं, वो उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो पुराने मिथ्स चलते आ रहे हैं। हर चीज़ को एक तो इस्लाम से ट्विस्ट करके इतना ज़्यादा वो करके दिखा देते हैं कि चलो ये भी हलाल है, ये भी हलाल है। वो चीज़ भी अब काफ़ी क्लियर हो रही है बट ये है कि जो डिफरेंट माइंडसेट है, इस चीज़ का एक पॉज़िटिव इफ़ेक्ट पड़ रहा है मेरी नज़रिए से सोसाइटी पर। जो स्टीरियोटाइप्स जो पहले चलते आ रहे थे, वो अब कम होते जा रहे हैं और एक पॉज़िटिव इफ़ेक्ट आ रहा है सोसाइटी में, जो अच्छी बात है। आपके अकॉर्डिंग आप एजुकेशन को कैसे देखती हैं? एजुकेशन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशन इज़ नॉट ओनली अबाउट डिग्री। अगर आप जितनी भी बड़ी डिग्री कर लो, वो डिग्री ना तो आपको कोई हाई लेवल जॉब दिला सकती है, वो डिग्री सिर्फ़ आपको या तो रिश्ता दिखाने में काम आ सकती है रिश्ते के टाइम पे या फिर वो आपकी डिग्री आपकी दीवार पे, आपके घर पे लगी हुई सजी हुई काम आ सकती है। डिग्री का मकसद ये नहीं होता कि आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी लाइफ़ में या आप लोगों को बिठा के अपनी डिग्री दिखा सकते हो, देखो ये मेरे पास डिग्री है, मैं बहुत हाई लेवल वैल्यू इंसान
एजुकेशन का मतलब मेरी नज़रिए में ये होता है कि आप एक चीज़ से अवेयर हो। आप सोसाइटी में क्या हो रहा है, आप के अंदर की दुनिया क्या है, आपके इमोशंस किस तरह से रेगुलेट कर रहे हैं, आप इन सब चीज़ों से अवेयर हो। एक डिग्री वाला इंसान भी अनएजुकेटेड हो सकता है और एक डिग्री के बगैर वाला इंसान भी एजुकेटेड हो सकता है। बात डिग्री की नहीं होती, बात एजुकेशन की होती है और एजुकेशन इन अ सेंस कि आप चीज़ों को किस तरह से आप रिज़ॉल्व करते हो, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग किस तरीके की, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कैसी है, वो आप अगर देखो तो मेबी जो डिग्री वाले लोग होते हैं, उनमें वो चीज़ फिर भी कम होती है, जो डिग्री के बगैर लोग होते हैं, जो खुद से लाइफ़ को एक्सपीरियंस करते हैं, उनमें फिर वो चीज़ ज़्यादा अच्छी एबिलिटीज़ होती हैं इस तरह की। इस तरह की स्किल्स उनमें फिर भी ज़्यादा होती हैं। उसका मेन रीज़न यही होता है उन्होंने लाइफ़ डिफरेंट तरीके से एक्सपीरियंस की होती है। एक डिग्री वाला इंसान होता है, उसको हमेशा से वो चीज़ बताई जाती है, आपने अब ये करना है, अब आपने ये करना है, उसको स्टेप बाय स्टेप वो लाइफ़ को देखता है, उसको पता होता है कि आगे 3 महीने बाद भी उसकी लाइफ़ कैसी होने वाली है। लेकिन एक बंदा जो खुद चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा होता है, खुद चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा होता है अपनी लाइफ़ में, उसको ये भी नहीं पता होता कि कल मेरी ज़िंदगी में क्या होने वाला है, उसकी लाइफ़ इतनी एक्साइटिंग होती है और वो नए-नए एक्सपीरियंसेस से वो चीज़ें सीख रहा होता है। और एक ये भी चीज़ है कि एक बंदा ऐसा होता है जिसकी लाइफ़ में हज़ारों एक्सपीरियंस होते हैं, लेकिन फिर भी उसने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं सीखा होता, क्योंकि उसमें वो एक्सपीरियंसेस से सीखने की एबिलिटी ही नहीं होती। लेकिन एक बंदा ऐसा होता है उसको लाइफ़ में 2-3 एक्सपीरियंसेस भी ऐसे मिल जाते हैं, वो उससे भी अच्छे खासे लेसन्स ले लेता है अपनी लाइफ़ में, वो इवन दैट वो लोगों से भी शेयर करता है वो लेसन्स। जो चीज़ गलतियाँ उसने अपनी लाइफ़ में की हैं, वो दूसरा कोई गलती अपनी लाइफ़ में ना करे। तो मेरी नज़रिए में डिग्री जो एजुकेशन इज़ नॉट ओनली अबाउट डिग्री। एक बंदा बगैर डिग्री के भी एक डिग्री वाला बंदा भी अनएजुकेटेड हो सकता है और एक डिग्री के बगैर वाला बंदा भी एजुकेटेड हो सकता है। अपनी गलतियों से, नाकामियों से सीखना चाहिए या हमें उस फेलियर के रीजंस को एनालाइज करके अपने पैटर्न्स को कन्फ्रंट करना चाहिए? आपके ख्याल में ज़्यादा बेहतर क्या चीज़ है? क्योंकि ये चीज़ चली आ रही है कि अपने नाकामियों से सीखो। तो अगर हम नाकामियों के पैटर्न्स को देखें और उन्हें ठीक करने की कोशिश करें तो हम अवॉइड नहीं कर सकते अपने फेलियर्स को? मैं कहती हूँ मेरा इस चीज़ में पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इंसान को गलतियाँ अपनी लाइफ़ में करनी चाहिए। अपनी लाइफ़ में बहुत गलतियाँ करो, बहुत गलतियाँ करो। लेकिन ऐसी गलती नहीं करना कि जिससे तुम्हारी ज़ात को या किसी और की ज़ात को कोई नुकसान पहुँचे या वो गलती जो करने से पहले गुनाह लगे आपको। एक होता है हराम और एक गलती ऐसी होती है जो हराम होती है और एक गलती ऐसी होती है जिससे आपकी ज़ात को, आपकी इज़्ज़त को या आपके आस-पास के रहने वालों की इज़्ज़त को या उनकी ज़ात को कोई नुकसान पहुँच रहा हो। इन 2 तरह की गलतियाँ नहीं करो लाइफ़ में, इसके अलावा जितनी अपनी लाइफ़ में गलतियाँ करोगे और इनसे लेसन सीखोगे, इतना आपका फ़ायदा है। क्योंकि लाइफ़ इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस। अगर लाइफ़ में आपने एक्सपीरियंस नहीं की लाइफ़ को, आपने लाइफ़ को जिया नहीं ज़िंदगी को, तो फिर क्या किया ज़िंदगी में? अगर एक वही आप चूहे की तरह ज़िंदगी गुज़ारे जा रहे हो, रोज़ 9 टू 5 वाले ट्रैक में या रोज़ सुबह उठ के आप एक ही काम कर रहे हो अपनी लाइफ़ में कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है, कोई खुशी ही नहीं है लाइफ़ में फिर तो। लाइफ़ में एक्साइटमेंट और एक वो खुशी और एक वो हैप्पीनेस जब भी आती है, जब आपकी लाइफ़ एक एक्साइटिंग लेवल पे होती है और एक्साइटिंग आपकी लाइफ़ जब भी होती है कि जब आप सुबह उठ के रोज़ कुछ नया काम कर रहे हो अपनी लाइफ़ में, कुछ नया करने को हो आपके पास। आपको सुबह उठने के लिए एक एक्साइटमेंट हो कि यार सुबह उठ के आज मैंने ये नया काम करना है, आज मैं इस चीज़ के लिए एक्साइटेड हूँ, मैं इस चीज़ के लिए क्यूरियस हूँ कि इस चीज़ को एक्सपीरियंस करके क्या रिज़ल्ट्स मिलने वाले हैं, इससे मुझे लॉस होने वाला है या प्रॉफ़िट होने वाला है। वो आपकी एक लाइफ़ में एक्साइटमेंट होती है ना, वो आप उससे ज़िंदगी जीते हो। इवन दैट फिर वो गलती से, फेलियर से अगर आपको नुकसान भी हो रहा है, तो वो नुकसान भी आपको अच्छा लगता है उस टाइम पे। क्योंकि आपको एट द एंड वो एक लेसन मिल गया नुकसान के बाद भी और एक एक्सपीरियंस मिल गया लाइफ़ का। आपने ज़िंदगी जी है। कम से कम मरने के टाइम पे एक रिग्रेट नहीं होगा कि यार लाइफ़ जो हमने एक रूल्स के साथ गुज़ार दी, तो गुज़ार दी बस। लेकिन आप मरने के टाइम पे आपको एक वो होना चाहिए कि चलो यार हमने ज़िंदगी एक्सपीरियंस की है, हमने ज़िंदगी को जिया है। अब इसमें गलतियों से मुराद मेरा फिर अगेन वही बात करूँगी कि गलतियाँ ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही अपनी फ्री विल का इतना फ़ायदा उठा रहे हो कि आप हराम काम भी कर रहे हो या आप अपनी ज़ात से किसी और को नुकसान पहुँचा रहे हो या आप जानवरों को, इंसानों को, अपने आस-पास के रहने वालों को नुकसान पहुँचा रहे हो या आपने अपनी पूरी इज़्ज़त दाँव पे लगा दी है। इस तरह की गलतियाँ नहीं करनी, 2-3 चीज़ें ऐसी होती हैं, ये आपने नहीं करनी। इसके अलावा अगर आप गलतियाँ जितनी करते हो लाइफ़ में, इतने आपको लेसन्स मिलते हैं और मैं तो कहती हूँ कि अपनी लाइफ़ में गलतियाँ करो, वो लेसन्स लेके दूसरों को भी सिखाओ, ताकि वो बंदा भी दोबारा वो गलती ना करे। ये है कि इससे देख दू सामने वाले बंदे को भी अवेयरनेस हो जाती है कि हाँ, चलो ज इस रास्ते पे वो बंदा चल चुका है, तो अब वो रास्ता मैं ना अपनाऊँ। तो जितना ज़्यादा आप गलतियाँ करोगे, इतना ज़्यादा आपके पास एक्सपीरियंस होगा, इतनी लाइफ़ आपकी एक्साइटिंग होगी। फीमेल्स की बेस्ट ट्रेड्स को पॉइंट आउट करना पड़े तो आप वो कौन सी ट्रेड्स हैं जिन्हें पॉइंट आउट करना चाहेंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल, वुमेन शुड बी अवेयर इन अ सेंस कि
आपको अपनी इमोशंस के लिए अवेयर होना चाहिए कि आपके इमोशंस इस टाइम पे आप क्या फ़ील कर रही हो। आपको इतना इमोशनली इंटेलिजेंट और इमोशनली अवेयर होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहिए। इमोशनली इंटेलिजेंट इन अ सेंस कि किस सिचुएशन में किस तरह से आपने रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना। बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द वुमेन 90% ऑफ द वुमेन और ये वुमेन के ट्रेट्स में आता है, इसको हम नहीं बदल सकते कि कहा जाता है कि औरतें जो है वो ज़्यादा दिल से सोचती हैं। औरतें अपने इमोशंस को ज़्यादा प्रेफ़र करती हैं। बट मैं ये कहती हूँ कि आपको इतना इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहिए और इतना आपको इमोशनली अवेयर होना चाहिए कि आप सिचुएशन के हिसाब से अपने रिस्पॉन्ड करो। ये नहीं कि आपने जो चीज़ थोड़ी-सी चमकती हुई देख ली तो उस चीज़ को देखकर आप पागल हो रही हो, वाओ वाओ, क्यूट क्यूट करके आपने उस चीज़ से आपने दिल लगा लिया। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, वुमेन इतनी इमोशनली इंटेलिजेंट होनी चाहिए, ट्रेट उनमें होना चाहिए कि एक सिचुएशन में उनको ये चीज़ एनालाइज़ कर सके कि यहाँ मैंने अपना दिमाग, अपनी लॉजिक यूज़ करनी है या यहाँ पे मुझे अपने इमोशंस यूज़ करने हैं। बिकॉज़ लाइफ़ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस, मेंटेनिंग बैलेंस। अपने लॉजिक में और अपने इमोशंस में आपने किस तरह से बैलेंस मेंटेन करना है, ये चीज़ें सबसे बेस्ट और ब्यूटीफुल ट्रेट औरतों में लगता है। और द थर्ड मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रेट इज़ बीइंग फेमिनिन एंड सॉफ्ट। अब बीइंग फेमिनिन एंड सॉफ्ट का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल किसी के आगे गिर जाओ या अपनी वैल्यू बिल्कुल कम कर दो। फेमिनिन एनर्जी और सॉफ्टनेस जो है वो आपकी एक पावर है। बहुत सारी आजकल की जो आप एक्सट्रीम फेमिनिस्ट आपको वुमेन आप देख लें, उनको यही होता है कि मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मुझ में डोमिनेंस है, बहुत ज़्यादा मैस्कुलिनिटी है। वो चीज़ अट्रैक्टिव नहीं होती है वुमेन में, वो ट्रेट अगर आप अपने अंदर बिल्ड कर भी रही हैं ना, तो एट द एंड ऑफ द डे या एट द एंड आपको किसी भी रिलेशनशिप में आपकी वो सॉफ्टनेस आपको यूज़ करनी पड़ेगी। बिकॉज़ वुमेन को अल्लाह ताला ने एक पावर दी है सॉफ्टनेस की, एक फेमिनिन एनर्जी की। अगर आप जितना भी आप स्ट्रॉन्ग बन के, इंडिपेंडेंट बन के, मैस्कुलिन बन के आप कुछ भी कर लो, लेकिन आपकी जो एक पावर है जो आपको यूज़ करनी चाहिए, कह सकते हैं कि आप अपनी पावर अपनी सही जगह पे यूज़ नहीं कर रही। जैसे कि अगर आप किसी से रिलेशनशिप में हो या आप मैरिड हैं आप, तो आपके हस्बैंड कुछ भी है वो आपको हर तरह से प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। बट आपने उसके लिए टेबल पे क्या लाना है? सॉफ्टनेस, फेमिनिज़्म फेमिनिन एनर्जी। वो चीज़ आपके अंदर अगर नहीं है तो फिर वो किसके लिए क्या कर रहा है फिर वो? तो एक चीज़ ये है कि सबसे जो ब्यूटीफुल ट्रेट होता है औरतों में फेमिनिन एनर्जी होनी चाहिए उसकी, सॉफ्टनेस हो उसमें, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो इमोशनली इंटेलिजेंट और इमोशनली अवेयर हो। एंड द थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ अपनी लाइफ़ वो ओन कर सकती हो। इसका मतलब ये है कि आपको अब ये है कि आप अगर किसी पे आप डिपेंडेंट ना हो, सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहना चाहें तो। अगर आपको कोई बंदा ये आके ये ना कह सके, कोई मेल या कोई फीमेल आपकी लाइफ़ में आके ये ना सके कि तुम मुझ पे डिपेंडेंट हो, या अगर मैं तुम पे से अपना हाथ हटा लूँ या मैं तुमसे अपना नाम अलग कर लूँ, तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं हो। हर औरत की अपनी एक वैल्यू होनी चाहिए, अपनी एक उसकी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, उसकी अपनी एक अलग लाइफ़ होनी चाहिए, उसकी अपनी हॉबीज़ होनी चाहिए, उसका अपना अलग सर्कल होना चाहिए। उसकी पूरी लाइफ़ जो है वो उसके महरम पे या उसके आस-पास के रहने वाले लोगों पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। आप देखिए मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानी गर्ल्स जो हैं वो अपने महरम पे डिपेंडेंट होती हैं। महरम उनके भाई, फादर या हस्बैंड उन पे डिपेंडेंट होते हैं, या उनकी पूरी आइडेंटिटी जो होती है वो उनके महरम होता है। जो कि चीज़ अच्छी नहीं है। आप ठीक है, आप अपने महरम की रिस्पेक्ट करती हैं, आप उनको आउटशाइन करती हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन आपकी एक अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए। आपके अपने रिलेशंस हों, आपकी अपनी फ्रेंड्स सर्कल्स हो, आपकी अपनी गैदरिंग हो, अपनी आपकी लाइफ़ हो, अपनी आपकी वर्क लाइफ़ भी हो, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ़ भी हो। मतलब आपकी पूरी लाइफ़ जो है किसी और के गिर्द नहीं घूमनी चाहिए, किसी और पे रिवॉल्व नहीं करनी चाहिए। आपकी अपनी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए हर औरत की। जो मैं कहती हूँ कि हमें इस चीज़ को और ज़्यादा ग्लैमराइज़ करना चाहिए सोसाइटी में, थ्रू कंटेंट, थ्रू सोशल मीडिया या थ्रू आवर वर्ड्स हमें लोगों को सिखाना चाहिए कि इस चीज़ को जो है वो रोमांटिसाइज़ करें कि हर औरत की अपनी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। आपकी लाइफ़ पूरी आपके महरम के रिवॉल्व नहीं अराउंड करती। जो लड़कियां इंडिपेंडेंट बनना चाहती हैं और खुद शाइन करना चाहती हैं अपना नाम और पहचान के साथ, तो वो ऐसा क्यों करना चाहती हैं, या अगर वो ऐसा करेंगी तो क्या सोसाइटी उन्हें करने देगी? काफ़ी टाइम से लड़कियाँ जो हैं वो देखती आ रही हैं कि हमारी मदर्स, हमारी जो ग्रैंड मदर्स थीं, वो अपने वही वाली बात अभी रिपीट करूँगी कि अपने महरम पे डिपेंडेंट होती हैं और उनकी कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं होती, अपनी कोई आवाज़ नहीं होती। अ वुमन विदाउट मनी इज़ अ वुमन विदाउट वॉइस, और जब आपकी अपनी कोई आवाज़ नहीं है, जब आप अपनी कोई आपके ओपिनियंस नहीं हैं या आप अपनी कोई बात लोगों तक पहुँचा नहीं सकती, तो आप इस दुनिया में एक्ज़िस्ट भी क्यों कर रही हो?
हर इंसान की अपनी इंडिविजुअलिटी, अपनी हर इंडिविजुअल की अपनी एक ओपिनियन होना चाहिए, हर इंडिविजुअल का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए और हर इंसान को बोलने का हक है। लेकिन औरत को हमेशा चुप करा दिया जाता है, वो इसी वजह से कि खामोश हो जाओ, लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी या लोग तुम्हें बदतमीज़ कहेंगे, लोग कहेंगे ज़बान चलाती हो। उस चीज़ को सोसाइटी के डर से हमेशा लोगों को औरतों को चुप कराया गया है। जब औरतों में अकल आ रही है, अच्छी बात है, वो इस चीज़ को समझ रही है कि हमारी भी एक पर्सनल वॉइस होनी चाहिए, हमारी भी एक अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए। लोगों को औरतों को ये चीज़ समझ आ रही है, तो अब वो उन्हें पता है कि जब हमारे पास इंडिपेंडेंस होगी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होगी, इमोशनल इंडिपेंडेंस होगी, तो हम किसी भी टॉक्सिक सिचुएशन से, टॉक्सिक रिलेशनशिप से आउट हो सकती हैं। हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं हैं। तो मेन रीज़न औरतों का यही है डिपेंडेंट होने का कि वो खुद अपनी एक पहचान बनाना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि उनकी पहचान जो उनके आस-पास के रहने वाले लोगों पर डिपेंडेंट ना हो। और सोसाइटी की जहाँ तक बात है, सोसाइटी का ये है कि सोसाइटी आपको कभी भी कुछ नहीं करने देती। आपको खुद अपने रास्ते खुद तलाश करने पड़ते हैं। सोसाइटी आप कुछ भी कर लो, आप सिंपल सी अगर आप शादी ही कर लेते हो या आप इंडिपेंडेंट वुमन बनना चाहते हो, कुछ भी बनना चाहते हो, सोसाइटी कभी भी आपसे खुश नहीं होगी। आपको अपने आप को खुश करना है, वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। आपसे आपका अल्लाह ताला खुश है, आपसे आपका रब खुश है और आपसे अपना आप खुश है। ये 2 चीज़ें आपसे खुश होनी चाहिए, तो बस फिर ज़िंदगी बेस्ट है। आप लोगों को कभी भी खुश कर ही नहीं सकते। किस-किस को आप खुश करोगे? किस-किस का आप मुँह अच्छा करते रहोगे? किसी का भी नहीं कर सकते आप। हर एक-एक बंदे को बिठाकर समझाना, उसको खुश करना या उसको अपना मोटिव समझाना, उसको अपना पैशन समझाना, बेवकूफ़ी वाली बात है। इससे बेटर है कि आप अपना इतना स्टैमिना अपनी जो आपका मकसद है, आपका गोल है, आप उस पे ज़्यादा इन्वेस्ट करो, तो आपको उसका रिटर्न भी मिलेगा। एट द एंड सोसाइटी की जहाँ तक बात है, सोसाइटी आपको कुछ कभी भी नहीं करने देगी। आपको खुद अपने रास्ते खुद तलाश करने पड़ते हैं, अपने लिए खुद अपनी मुश्किलें खुद सॉल्व करनी पड़ती हैं। अगर आप इंडिपेंडेंट बनना चाहती हैं, तो आप बनो, कोई आपको रोकेगा नहीं। स्टार्टिंग में बहुत लोग रोकने की कोशिश करेंगे, बट क्या फ़र्क पड़ता है? आप जो चीज़ चाहते हो, आप करने की पूरी कोशिश करो। जब आप अपनी कंसिस्टेंट एफर्ट्स एक चीज़ में पुट करते रहते हो, अपनी आप एफर्ट्स शो करते रहते हो, तो अल्लाह भी वो चीज़ खुद आपके हाथ में लाकर देता है कि यार चलो ये इंसान इतने टाइम से इतनी मेहनत कर रहा है, ये चीज़ इतनी बुरी तरीके से ये चाहता है इसको, तो मैं खुद अब इसको प्रोवाइड कर देता हूँ। मसला ये है कि हम लोग मेहनत नहीं करते और हम सारा ब्लेम जो है वो सोसाइटी पे डाल देते हैं। सोसाइटी भी एक पार्ट प्ले करती है कि औरतों के इंडिपेंडेंस में काफ़ी रुकावटें डालती है, बट आपको वो रोक नहीं सकती कंप्लीटली 100%। हर इंसान के पास अपनी फ्री विल है, हर इंसान इंडिपेंडेंट हो सकता है, अगर आप चाहें तो। मसला सोसाइटी में नहीं है, मसला हमारे अपने अंदर है कि हम खुद करना नहीं चाहते उस चीज़ को या हम किस चीज़ को कितने पूरी तरीके से हम उसको चाहते हैं। जितना आप अपनी एक आपकी ऑब्सेशन होगी ना एक चीज़ से, इतनी जल्दी आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हो लाइफ़ में। एक फीमेल अपने पैशन को फॉलो करना चाहती है, लेकिन उसे सपोर्ट नहीं मिलता फैमिली का या जो भी आप सराउंडिंग में कह रहे हैं, तो उसे फिर अपने पैशन को छोड़ हुँ। देना चाहिए, गिव अप करना चाहिए या फिर अकेले स्ट्रगल करना चाहिए पैशन के लिए? आप क्या प्रेफर करेंगे? इस क्वेश्चन से मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकती हूँ। बिकॉज़ व्हाटएवर आई एम डूइंग राइट नाउ, नो वन इज़ सपोर्टिंग मी, लिटरली। और किसी ने आज तक किया भी नहीं सपोर्ट। जो किया मैंने खुद अपनी मर्ज़ी से, अपने शौक से, अपनी लगन से किया। अभी आप कह रही हैं ना कि आपने आपका सवाल था कि अगर पैशन फ़ॉलो करना चाहे और सोसाइटी या फैमिली मना करे उस चीज़ को, तो क्या उस चीज़ से रोक देना चाहिए या कंटिन्यू करना चाहिए? मैं कहूँगी यार एट द एंड ऑफ द डे या कुछ सालों बाद आपके अगर आपको आपकी फैमिली मना कर रही है या आपके पेरेंट्स मना कर रहे हैं, कुछ सालों बाद आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं होंगे। आपके अगर सिबलिंग्स आपके मना कर रहे हैं या आपके फ्रेंड्स आपको रोक रहे हैं, कुछ सालों बाद वो उनकी भी अपनी लाइफ़ होगी, उनके अपने रिलेशंस होंगे, उनकी अपनी शादी होगी, अपने बच्चे होंगे, उनकी अपनी फैमिलीज़ होंगी। उनकी अपनी लाइफ़ होगी, वो अपनी लाइफ़ में अपने मसरूफ़ हो जाएँगे। जो सोसाइटी आज आपको रोक रही है ना, 10 सालों बाद वो सोसाइटी बिल्कुल मैटर नहीं करेगी आपके लिए। अगर वो आज आपको रोक रहे हैं, तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रोक रहे हैं, उनकी अपनी मर्ज़ी है, आप उसको नहीं कंट्रोल कर सकते। लेकिन अगर आपने उनकी सुनकर अपने ड्रीम्स को, अपने पैशन को स्टॉप कर दिया, ये सोचकर कि लोग क्या कहेंगे या मेरे घर वाले या मेरे सराउंडिंग्स में लोग मुझसे खुश नहीं हैं, तो चलो मैं इस चीज़ को छोड़ देती हूँ, अपना पैशन छोड़ देती हूँ, मेबी ये चीज़ मेरे लिए गलत हो। जब आप ये चीज़ सोच लोगे ना आफ्टर 10 इयर्स, आफ्टर 20 टू 30 इयर्स, आपको जो किस्म का रिग्रेट होगा ना, मैं कहती हूँ अगर आप अभी अकेले स्ट्रगल करके अगर आप फेल भी हो जाती हो ना, तो 30 साल बाद आपको वो रिग्रेट नहीं होगा कि यार मैं लाइफ में कुछ करना चाहती थी, मैंने किया नहीं अपनी लाइफ में। मैं कुछ करना चाहती थी, मैंने किया नहीं अपनी लाइफ में। बट आफ्टर सम इयर्स जब आप ये सब कुछ कर लोगी,
तो एक अगर आप फेल भी होगे ना तो आपको ये होगा कि यार मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा कि यार मैं करना चाहती थी मैंने नहीं किया। लेकिन अगर आपने अकेले भी अकेले अपनी सपोर्ट से विदाउट किसी और की सपोर्ट से अगर आप अकेले भी ग्रो कर जाती हो लाइफ़ में या नहीं भी करती फेल भी हो जाती हो तो आपको आफ्टर सम ईयर्स आपको वो चीज़ नहीं होगी कि यार मैं करना चाहती थी मैंने किया नहीं। या अगर आपने कर भी ली वो चीज़ तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, आप अचीव कर लोगे अपने ड्रीम्स। आफ्टर सनराइज़ आपने वो वाली लाइफ़ जी रही होगी जिसका आपने ड्रीम देखा था या जो आपका पैशन था, आप उसको वो ज़िंदगी जी रही होगी। तो आपको कभी भी सोसाइटी किसी चीज़ से मना नहीं करती या रोकती नहीं है। वो कोशिश करती है रोकने की लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हो। अगर आपकी सोसाइटी या आपकी सराउंडिंग्स में आपकी फैमिली आपके ड्रीम्स को, आपके पैशन को फ़ॉलो करने से मना कर रही है, रोक रही है, आई वुड सजेस्ट कि यार आप अपनी सपोर्ट खुद बनो। अगर कोई कंधे पे हाथ रखने वाला नहीं है ना, तो अपने कंधे पे खुद हाथ रखो और खुद आगे बढ़ो। क्योंकि अगर आज ये आप लोग को मना कर रहे हैं ना या आपके अपने लोग अभी आपको मना कर रहे हो, वो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं। मेबी जो चीज़ आप अपने बारे में देख रही हो, आपका जो विज़न है वो उनको नहीं समझ आ रहा हो। बट आफ्टर सम ईयर जब आप वो चीज़ अचीव कर लोगी तो वो चीज़ भी वो लोग भी उस चीज़ को समझने लग जाएँगे कि हाँ यार, जो ये सोच रही थी वो ठीक था, उसके लिए उस टाइम पे ठीक था, हम उसको बिला वजह मना कर रहे थे। तो अगर आप अपनी लाइफ़ में कुछ करना चाहती हो तो करो, आगे बढ़ो अपनी लाइफ़ में। अगर कोई आपको सहारा देने वाला नहीं है तो अल्लाह को अपना सहारा बनाओ और आगे बढ़ो लाइफ़ में। क्योंकि ये लोग जो है ना 5 साल बाद, 6 साल बाद ये लोग भूल जाएँगे कि आप क्या करना चाहती थी लाइफ़ में, ये क्या हुआ। हर बंदा आपका प्रेज़ेंट देखता है, पास्ट कोई याद नहीं रखता। अकेले स्ट्रगल करते रहने के लिए कौन सी चीज़ मोटिवेट रखती हैं, या लड़कियों को उस टाइम पे ऐसी ऐसी चीज़ है जिसको माइंड में रखना चाहिए? देखो मोटिवेशन तो एक अलग चीज़ है, मोटिवेशन पे तो कभी डिपेंड करना भी नहीं चाहिए, मोटिवेशन आज है, कल नहीं है आपके पास। आपको अपना सिस्टम बिल्ड करना चाहिए, कंसिस्टेंसी आपने किस तरह से मेंटेन करनी है और आपने एक डिसिप्लिन किस तरह से बनाना है अपना। एक वो चीज़ आप में होनी चाहिए और जहाँ तक बात है कंसिस्टेंसी की कि किस तरह से कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें, किस तरह से खुद को मोटिवेट रखें अपने पैशन को फ़ॉलो करते रहने के लिए, गिव अप ना करने के लिए। जब आपको ये लगे ना कि मैं गिव अप कर जाती हूँ या लाइफ़ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है अब, एक बार सिर्फ़ ये सोच लेना कि कल को अगर आप कुछ करना चाह रही हो अपनी लाइफ़ में, तो आपको अपने आस-पास के लोगों पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। अगर अपने पैशन फ़ॉलो करना है, अपने ड्रीम्स फ़ॉलो करने हैं, तो उसके लिए आपको इंडिपेंडेंस और आपकी फ्रीडम ऑफ चॉइस होनी चाहिए। औरतों के पास कभी भी उनकी फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं होती, कभी भी उनकी अपनी चॉइस नहीं होती, उनकी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है, उनके आस-पास के लोगों पे जिन पे वो डिपेंडेंट होती हैं, उनकी मर्ज़ी से उनकी लाइफ़ में सब कुछ हो रहा होता है, उनकी अपनी कोई मर्ज़ी नहीं होती, या उनका अपना कोई ओपिनियन या उनकी अपनी कोई आवाज़ नहीं होती। तो जब आप ये सोचो कि यार आप गिव अप कर लेती हो ना, तो अपने बारे में सिर्फ़ ये सोच लेना एक बार कि अब मुझे बाकी की सारी ज़िंदगी जो है ना, वो किसी और की मर्ज़ी से जीनी पड़ेगी। मैं अपनी ज़िंदगी जो है खुद चूज़ नहीं कर सकती। लेकिन जब आप अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखती हो, अपने डिसिप्लिन को आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती हो और अपने ड्रीम्स अचीव कर लेती हो, देन यू विल गेट दैट फ्रीडम ऑफ चॉइस। फिर आपके पास ये है कि आप अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जी सकती हो। अगर आपके पास एक अमाउंट ऑफ मनी है, तो आप अपनी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से, टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर आ सकती हो। अगर आपके पास एक अमाउंट ऑफ नॉलेज है, तो आप उन चीज़ों को जो जो चीज़ आपको पहाड़ की तरह जो सिचुएशंस लगती थी, वो सिचुएशंस भी आप अच्छे से हैंडल कर सकती हो जब आप एजुकेटेड हो तो। तो कभी गिव अप करने का सोचो तो माइंड में सिर्फ़ एक ये चीज़ ले आना अपने। जो बज़ाहिर आज़ाद ख़वातीन होती हैं, यानी कि उनके घर वाले उन्हें इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, लेकिन अपनी तय करदा हदूद के अंदर रहकर, तो क्या ये चीज़ फीमेल्स को जी। महदूद करती है या फिर उनकी हिफाजत के लिए होती है? फैमिली जो इन बाउंड्रीज़ को सेट करती है उनके लिए? क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि फैमिली की बाउंड्रीज़ क्या सेट है। मतलब फैमिली किस तरह की बाउंड्रीज़ आप पे सेट करती है, ये क्वेश्चन जो वो फैमिलीज़ पे डिपेंड करता है। बट इस पे मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी घरवाले या कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। अगर वो आपको किसी चीज़ से मना कर रहे हैं, तो वो कुछ अच्छा ही आपके बारे में सोच के मना कर रहे होंगे, वो आपका बुरा नहीं चाहते वो। लेकिन इसमें ये है कि आपके पास अपनी अकल भी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। ताकि अगर आपको कोई गलत के लिए भी मना कर रहा है, आपकी फैमिली या आपके लव्ड वन्स आपको किसी चीज़ के लिए सही के लिए भी आपको मना कर रहे हैं, तो आपको उस चीज़ से आप अवेयर होनी चाहिए कि नहीं ये चीज़ मेरे लिए सही है, इन लोगों को ये चीज़ गलत लगी और आप में एक वो समझाने की एबिलिटी होनी चाहिए कि अगर मैं ये कर रही हूँ, मुझे पता है ये चीज़ मेरे लिए सही है, तो आपने अपने बड़ों को भी ये चीज़ समझानी है कि मैं ये चीज़ सही कर रही हूँ और आपको ये चीज़ समझनी चाहिए। और अगर इस्लाम में कोई चीज़ हराम है आपके लिए, अच्छा ये चीज़ फेमिनिस्ट औरतों को बहुत बुरी लगती है कि हम पे इतनी बाउंड्रीज़ क्यों? हम भी मर्दों की तरह ज़िंदगी जी सकते हैं, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। बट आई वांट टू टेल देम वन थिंग कि अगर आपको किसी चीज़ से मना किया गया है ना इस्लाम में, अगर आपके लिए कोई बाउंड्री क्रिएट की गई है या अगर आपके लिए कोई चीज़ हराम है,
तो अल्लाह ताला के हर एक फ़ैसले में, एक छोटे से छोटे फ़ैसले में भी कोई न कोई मसलहत होती है। एक चींटी होती है ना, कितनी छोटी-सी चींटी होती है, हमें लगता है कि उसका कोई मकसद नहीं है इस दुनिया में, लेकिन वो एक चींटी भी अल्लाह ने किसी मकसद से पैदा की है इस दुनिया में। हमें लग रहा होगा इस टाइम पे कि यार हमारे ऊपर तो औरतों पे बहुत बाउंड्रीज़ है, हमें बहुत खुद को कवर करना होता है, बहुत चीज़ों से हमें अपना दिल मारना होता है, इस्लाम हमें बहुत चीज़ों से रोकता है, हमारी फैमिलीज़ हमें बहुत चीज़ों से मना करती हैं, हमारे लव्ड वन्स हमें बहुत चीज़ों से रोकते हैं। तो अगर वो रोक रहे हैं तो उसमें कोई न कोई मसलहत है। अगर कोई चीज़ इस्लाम में आपके लिए हराम है, तो वो चीज़ हराम है आपके लिए, आप उस चीज़ को समझो और इस्लाम पे आप अमल करो। लेकिन अगर आप घर वाले कोई बाउंड्रीज़ आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं या घर वाले आपको किसी चीज़ से मना कर रहे हैं, और आप इतनी अवेयर हो, आपको पता है कि ये चीज़ मेरे लिए सही है, ये चीज़ इस्लाम में ठीक है आपके लिए, तो आपको उस चीज़ को समझाने की एबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर। आप इतने इमोशनली अवेयर और इमोशनली इंटेलिजेंट हो कि आप अपनी बात लोगों को समझा सको। इससे रिलेटेड एक स्टोरी मैं अपनी लाइफ़ की शेयर करना चाहूँगी, अगर आप बोलें तो? यस, ऑफ कोर्स। जी। अच्छा, इस ईयर में जनवरी में मेरी बर्थडे थी, तो मुझे था शौक हुआ था कि मैं अपने हेयर्स जो है वो अपनी लेंथ छोटी कराऊँ ना। अब मेरा हमेशा से मेरी मदर को मेरे बाल बड़े पसंद थे, बड़े-बड़े बाल थे बहुत ना, तो मुझे था कि मैं बॉब कट कराऊँ यहाँ तक। मेरे घर वालों में बड़ा इस चीज़ को बुरा समझा जाता है मेरी फैमिली में कि लड़कियों के बाल छोटे, या मैंने शुरू से बचपन से एक चीज़ सुनी थी कि औरत पे कैंची लगाना हराम है। मैंने ये चीज़ सुनी थी। अब मैंने अपनी मदर से परमिशन ली, पहले मैंने बोला कि इस तरह मुझे बॉब कट कराना है, आप मुझे इजाज़त देती हैं? उन्होंने मुझे मना कर दिया, कह रही नहीं, 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 औरतों पे तो कैंची लगाना हराम है, औरतों पे तो बाल कटवाना हराम है, बिल्कुल भी नहीं करना, मुझे तुम्हारे बड़े बाल बहुत पसंद हैं और ये और वो। लेकिन मेरा दिल कर रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं अगर शॉर्ट हेयर करा लूँ तो मैं उसमें और ज़्यादा फ्री फ़ील करूँगी, या मैं उसमें और ज़्यादा एक मुझे इंडिपेंडेंट फ़ील होगा, या मुझे अच्छा फ़ील होगा। मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रही, मैं हिजाब करती हूँ, मैं किसी नामहरम को नहीं दिखाऊँगी अपने बाल। तो मैंने इस पे बैठ के रिसर्च की कि क्या वाक़ई में औरतों पे कैंची लगाना हराम है? मैंने अपनी प्रॉपर रिसर्च की उस चीज़ पे, तो जब मैंने रिसर्च की तो उस पे रिज़ल्ट ये आया कि नहीं, औरतों पे कैंची लगाना हराम नहीं है, या औरतों पे बाल कटवाना हराम नहीं है, जब तक कि वो आपकी मेल से रिज़ेम्बलेंस ना हो, यानी मर्दों जैसे बाल ना हो, बहुत छोटे फेड कट्स ना हो, या आप मर्दों को दिखाने के लिए ना करा रही हो, यानी कि आप हिजाब करती हो तो आप करा सकती हो। या फिर आप थर्ड और चीज़ थी उसमें, अ हाँ, या तो आप किसी नाम-महरम से नहीं कटवा रही बाल। एक तो नाम-महरम को दिखाने के लिए नहीं कटवा रही, किसी नाम-महरम से नहीं कटवा रही। तो ये 3 चीज़ें उसमें थी, जब मैंने देखा, रिसर्च की, तो मुझे पता था कि यार चलो, मैं जो चीज़ कर रही हूँ, मैं अपने लिए कर रही हूँ, मैं किसी नाम-महरम को दिखाने के लिए नहीं कर रही, मैं अपनी अपने उसके लिए, अपने कम्फ़र्ट के लिए मैं ये काम कर रही हूँ, मुझे पसंद है अपने आप को इस तरह देखना। तो मैं गई और मैंने अकेले जाके अपना हेयर कट करा लिया। और जब मैं घर में आई तो मेरी बहुत डाँट भी लगी इस बात पर कि इतने छोटे बाल करा ली, ये वो। उस टाइम पे मैंने चुप होके सुन ली। क्योंकि मैंने एक काम अपनी मर्ज़ी से किया था, तो मैंने उस टाइम पे चुप होके सुन ली। लेकिन अगले दिन जब मेरे घर वालों का गुस्सा कम हुआ उस चीज़ पर, तो मैंने उनको जाके वो प्रॉपर रिसर्च दिखाई जो मैंने की थी। मैंने उनको समझाया कि देखो, ये काम मैंने गलत नहीं किया है, मैंने कुछ किया है तो मैंने सोच समझ के किया है, और मैंने अपने लिए किया है। जब मैंने उनको वो चीज़ समझाई तो उन्होंने एक्सेप्ट भी कर ली। तो एक औरत ने, अगर आपकी घर वाले कोई बाउंड्रीज़ आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं, तो आप वो मेबी उस चीज़, उस लिहाज़ से वो सही सोच रहे हो। लेकिन जब आपको पता है कि ये काम मैं जो कर रही हूँ, मैं ठीक कर रही हूँ, या मैं कुछ गलत नहीं कर रही, कुछ हराम नहीं कर रही मैं, आपको जब इतनी आप इमोशनली अवेयर हो, आप इतनी एजुकेटेड हो, आप इतनी अवेयर हो इन चीज़ों को लेकर, तो आपको एक वो आपके अंदर एक समझाने की एबिलिटी भी आपके अंदर होनी चाहिए लोगों को, अपने घरवालों को। तो अगर आपके घरवाले कोई बाउंड्रीज़ क्रिएट करते हैं आपके लिए, और आप वो चीज़ करना चाहती हो, और वो आपकी इस्लामिक बाउंड्रीज़ को क्रॉस नहीं कर रहा है, इट मीन्स कि वो हराम नहीं है वो चीज़, तो आप वो काम करो, और वो अपनी मर्ज़ी से करके अपने घरवालों को आके समझा दो आप उस चीज़ को, तो उसमें इतना इश्यू क्रिएट नहीं होता। सारी बात जो है वो आपकी इंटेलिजेंस की और आपकी अवेयरनेस की होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए सही और गलत क्या है, और आपके अंदर एक समझाने की एबिलिटी होनी चाहिए। क्या आपकी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा पॉइंट आया है जहाँ पे आपको ये फ़ील हुआ हो कि मैं इसी मकसद के लिए पैदा की गई हूँ? मुझे लगता है कि मेरे अंदर एक एबिलिटी है कि ऑब्ज़र्विंग स्किल जिसे कहते हैं, कि मैं रिलेशनशिप्स को और कुछ सोसाइटी के नॉर्म्स को मैं बहुत डीपली ऑब्ज़र्व करती हूँ, जो मेबी मेरी ऐज की जो भी लड़के या लड़कियाँ वो उस चीज़ को इतना ज़्यादा ऑब्ज़र्व नहीं करते। वो मेबी किसी और चीज़ को ज़्यादा ऑब्ज़र्व करते होंगे, सबकी अपनी-अपनी एक नेचुरल स्किल होती है। बट मुझे लगता है कि ये चीज़ मेरे अंदर एक नेचुरली है कि मैं रिलेशनशिप्स को बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करती हूँ,
और कह सकते हैं कि मैं इन चीज़ों को लेके काफ़ी सेंसिटिव भी हूँ, एक रिस्पेक्ट को लेके, सेल्फ रिस्पेक्ट को लेके और लोगों को ये चीज़ ना बहुत नॉर्मल लगती है कि आपकी किसी रिलेशनशिप में आपकी बेइज़्ज़ती हो गई तो उनको वो चीज़ नॉर्मल लगती है, कहते हैं कि यार चलो इतना तो चलता ही है। बट मैं कहती हूँ कि आपको सेल्फ रिस्पेक्ट में अपनी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी नहीं चलता आपका, इतना नहीं चलता, इसमें बिल्कुल भी नहीं चलता, इसमें आपको इतना सा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो लोग जो है वो अ, लोग काफ़ी वो कर रहे होते हैं, बर्दाश्त कर रहे होते हैं, काफ़ी चीज़ें सब्र के नाम पे काफ़ी गलत चीज़ें भी सब्र के नाम पे बर्दाश्त कर रहे होते हैं रिलेशनशिप्स में। लेकिन मुझे लगता है कि जो चीज़ गलत है, वो गलत है। जो चीज़ गलत है उसको गलत बोलने की हिम्मत लाओ अपने अंदर, बोलो उस चीज़ को गलत। चाहे आपको उस चीज़ पे हेट भी मिल रही है लेकिन आप गलत को गलत बोलो। अगर वो वाली बात है ना कि आप जब गलत को गलत नहीं बोलोगे और सही को गलत को जब आप गलत नहीं बोलोगे और उसी पैटर्न को, उसी सोसाइटी को फ़ॉलो करते रहोगे, तो आपकी अपनी आवाज़ और आपकी अपनी पैदा होने का मकसद क्या गया? मुझे लगता है कि अभी भी कि मेरा जो अल्लाह ने मुझे पैदा होने का जो मेरा मकसद है इस दुनिया में आने का, वो लोगों को गाइड करना और लोगों को ये चीज़ें समझाना ही मेरा मकसद है। अब मैं बहुत सँभल के अपनी लाइफ़ में चलती हूँ। वो कहते हैं ना कि गलतियाँ करो, उनसे सीखो, लेकिन मैं कोई गलती भी बहुत सोच समझ के करती हूँ। मुझे लगता है कि मेरे ऊपर एक ज़िम्मेदारी है लोगों को गाइड करने की। अगर मैं खुदा ना ख़ास्ता कोई गलत काम करती भी हूँ, तो मुझ पे एक है कि अगर लेट्स से कि अगर मैं कोई एक चीज़ कर रही हूँ और मैं लोगों को भी वो करके दिखाऊँ, मेरे पास एक ऑडियंस है। अब अल्लाह ने अगर एक आपको एक ऑडियंस दी है और एक आपको एक इन्फ्लुएंस दी है कि जिससे आपको देखकर लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं या आपको आपसे इंस्पायर होके कोई काम लोग करना स्टार्ट करें, तो आप जब एक रोल मॉडल बनने लग जाते हो ऑडियंस के लिए या किसी के लिए भी, तो आपको बहुत सँभल के चलना पड़ता है, हर एक के कदम बहुत सँभल के आपको लेना पड़ता है अपनी ज़िंदगी में। तो मैं बहुत सोच समझ के कोई काम करती हूँ, कोई डिसीज़न भी लेती हूँ, बहुत सोच के करती हूँ। मुझे पता है कि मेरे एक डिसीज़न से या मेरी एक छोटी-सी हरकत से भी कितना सोसाइटी पे और कितना ऑडियंस पे फ़र्क पड़ने वाला है। अभी कोई इतनी बड़ी कोई मेरी ऑडियंस नहीं बट इन फ्यूचर इंशाल्लाह होगी, तो मुझे इस चीज़ को अभी से मेंटेन करके रखना है कि किस तरह से मुझे अपनी लाइफ़ में किस तरह से डिसीज़न्स लेने हैं और किस तरह की मुझे गलतियाँ करनी है लाइफ़ में कि जिसमें बहुत बड़ा रिस्क ना हो। और जहाँ तक बात है मेरा माइंड स्लिप हो गया, क्वेश्चन क्या किया था आपने? कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई पॉइंट आया जहाँ पर आपको लगा कि आपको इसी वजह से पैदा किया गया, ये आपका मकसद है? तो काफ़ी सारी चीज़ें फिर वही अभी 1-2 साल पहले से 1-2 साल से मैं काफ़ी रिलेशनशिप्स में एक पैटर्न्स में देख रही हूँ, सोसाइटी में पैटर्न्स देख रही हूँ। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो औरतों को मना करती हैं, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। औरतें खामोश होके बैठ जाती हैं, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यार जो लड़कियाँ अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकती, अपने लिए बोल नहीं सकती हैं, अपने राइट्स नहीं माँग सकती, किसी से बोल अपने राइट्स के लिए आवाज़ नहीं उठा सकती, तो मैं उनके लिए वो आवाज़ बन जाऊँ या मैं उनके लिए वो चीज़ बोलूँ जो वो नहीं बोल सकती, वो मेरे थ्रू अपनी बात जो है वो लोगों तक पहुँचा सकें, मेरी वीडियोज़ के थ्रू, मेरे अल्फ़ाज़ के थ्रू। तो वो चीज़ मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने शायद मुझे इसी चीज़ के लिए पैदा किया है कि मैं लोगों को गाइड करूँ और खुद मैं अपनी चीज़ में अपनी लाइफ़ में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस करूँ चीज़ें और लोगों को वो लेसन्स लेके मैं लोगों को बताऊँ कि ये जो गलती मैंने अपनी लाइफ़ में की, वो आप वो गलती नहीं करना। मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद ही यही है और अल्लाह ने मुझे इसी चीज़ के लिए पैदा किया है, लोगों को गाइड करने के लिए। तो आप क्या इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि रिलेशनशिप में आप ऐसी कौन-सी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करती हैं जो हम आम लोग या सोसाइटी उस चीज़ को बहुत हद तक नहीं करती? आप उस चीज़ को पॉइंट्स में बता सकती हैं? काफ़ी सारी चीज़ें हैं रिलेशनशिप्स में जो सोसाइटी ने नॉर्मलाइज़ की हुई हैं। जैसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो सोसाइटी ने नॉर्मलाइज़ की हुई हैं, जो है नहीं, जो इस्लाम में भी नहीं है और हमें दीन भी हमें वो चीज़ नहीं सिखाता। जैसे कि जैसे कह लें कि एक आदमी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एक शादी में, एक मैरिज में, एक सक्सेसफुल हेल्दी रिलेशनशिप्स में, एक औरत की क्या क्या रोल प्ले करना होता है उसको लाइफ़ में। तो हमारे हमारे जो सोसाइटी में एक जो चीज़ है ना वो शुरू से चलती आ रही है कि जो मर्द है वो ब्रेड मेकर है, वो घर में रिस्क ला रहा है वो घर में पैसा ला रहा है तो वो सब कुछ सब घर में हर चीज़ उसी के हिसाब से चलेगी। इवन दैट अगर वो टॉक्सिक भी है, वो लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है वो घर में रहने वाले लोगों को, अपने बच्चों को, अपनी वाइफ़ के जो डिसीज़न्स हैं उनकी लाइफ़ के वो भी वही वो ले रहा है या वो अपनी लाइफ़ में जो एक औरत करना चाहती है वो भी उसके शौहर की वज़ह से कंट्रोल हुई हुई है लाइफ़ में, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जिस पर हमें बात करनी चाहिए, हम कर भी रहे हैं लेकिन वो चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता सोसाइटी में लोगों को समझ आ रही हैं। लोग समझने की कोशिश भी कर रहे हैं जो अच्छी बात है। आप इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को 1-2 लिस्ट डाउन कर सकती हैं कि आदमी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और औरत की क्या हैं इस चीज़ में? एक हेल्दी रिलेशनशिप में एक आदमी का रोल सिर्फ़ फाइनेंशियली प्रोवाइड करना नहीं होता।
उसमें एक इमोशनली सपोर्ट देनी होती है अपनी वाइफ़ को। मैं कहती हूँ मेरा इसमें मैस्कुलिनिटी में मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है, मेरा मैस्कुलिनिटी में पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि एक आदमी को इतना इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहिए, एक औरत से ज़्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहिए, अपनी वाइफ़ से ज़्यादा फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अपनी वाइफ़ से ज़्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, ताकि अगर एक औरत खुद भी इंडिपेंडेंट है या खुद भी वो इमोशनली इंटेलिजेंट है या वो खुद भी फिज़िकली स्ट्रॉन्ग है, तो एक आदमी को अल्लाह ने एक कहते हैं ना कि बाय नेचर अल्लाह ने मर्द को लीडर बनाया है। सो यू हैव टू ओन दैट रोल। अगर आपको अल्लाह ने लीडर की एक बनाने के अगर आपने एक रोल दिया है अल्लाह ने आपको एक अवाम का, तो आपको वो रोल एक्सेप्ट करना है, आपने उसको और ग्लैमराइज़ करना है। यहाँ पे लोग मर्द जो है ना वो इस चीज़ को ये समझते हैं कि अल्लाह ने हमें लीडर बनाया तो हर चीज़ जो हमारे घर में हमारी मर्ज़ी से होगी। जो वो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी में आ जाता है, वो हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आपने हर चीज़ को कंट्रोल नहीं करना, आपको अपने आप को इतना काबिल बनाना है, इतनी सलाहियत आप में होनी चाहिए कि आपकी वाइफ़ जो है वो आपकी वाइफ़ चूज़ करे कि वो आपकी लीड फ़ॉलो करे। यानी आपकी वाइफ़ को आप पे इतना आपने भरोसा मेंटेन करना है, इतना ट्रस्ट मेंटेन करना है कि आपकी वाइफ़ को पता होना चाहिए कि यार जो मैं सोचूँगा या जो डिसीज़न मैं ले रहा हूँ वो सबसे बेस्ट है। आपकी वाइफ़ आपकी इस चीज़ पे भरोसा करे और ट्रस्ट मेंटेन करने में टाइम लगता है। आपको एक रिलेशनशिप में स्पेस मेंटेन करनी होती है पहले। आपकी वाइफ़ को आपने वो चीज़ प्रोवाइड करनी होती है, उसको प्रूव करना होता है कि हाँ, मैं ये चीज़ भी कर सकता हूँ, मैं ये चीज़ भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैं इन चीज़ों को भी, इन सिचुएशंस को भी मैं कामली और इमोशनली इंटेलिजेंट होके मैं हैंडल कर सकता हूँ। तो वो आपने एक ट्रस्ट मेंटेन करना होता है, तो आपकी वाइफ़ आपको फ़ॉलो करती है, आप ज़बरदस्ती किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। पाकिस्तानी मेन का ये है कि शादी के बाद ही वो औरतों पे अपने हुक्म चलाने लग जाते हैं कि अब जो है इस घर में मेरी चलेगी, इस घर में ये काम मेरी मर्ज़ी से होगा क्योंकि मैं इस घर का लीडर हूँ, मैं इस घर का वो प्रोवाइडर हूँ। तो वो चीज़ आपने नहीं करनी है, आपने सॉफ्ट बन के रहना है स्टार्टिंग से और अपनी वाइफ़ को आपने इतना उसको प्रोवाइड करना है कि कुछ टाइम बाद वो खुद आप पे ट्रस्ट करने लग जाए, वो खुशी से आपकी लीड फ़ॉलो करे। वो ज़बरदस्ती में, प्रेशर में आके या आपकी आपकी ज़बरदस्ती या टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की वज़ह से वो आपकी लीड फ़ॉलो ना करे, बल्कि वो खुशी से आपकी लीड फ़ॉलो करे, ताकि फिर आपकी भी ज़िंदगी खुश हो, उसकी भी ज़िंदगी सुकून की हो। एक औरत का क्या रोल होता है मैरिज में? एक औरत का रोल ये होता है कि अगर आपका हस्बैंड आपको प्रोवाइड कर रहा है, अगर सब मर्द एक जैसे नहीं होते, अच्छे मर्द भी होते हैं और बुरे मर्द भी होते हैं। हम सबको बुरा नहीं कह सकते। एक अपनी लाइफ़ की एक तो एक्सपीरियंसेस की बेस पे हम सबको एक जैसा नहीं करार दे सकते। तो अगर आपको एक हाई वैल्यू मैन मिल जाता है या आपकी एक हाई वैल्यू मैन से शादी हो जाती है, तो एक जो अच्छा मर्द होता है ना, वो अपनी फैमिली को प्रोवाइड करने के लिए, अपनी वाइफ़ को खुश करने के लिए वो हर तरह की मेहनत करता है, हर तरह की कोशिश करता है वो। तो अगर वो आपके लिए कोशिश कर रहा है ना, मर्द की आदत होती है वो जताता नहीं है। वो 10 तरह की भी मेहनत कर रहा होगा ना, वो आपके लिए वो आपको जताएगा नहीं आके कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने वो किया। एक अच्छे मर्द की मैं बात कर रही हूँ। तो अगर वो पूरी कोशिश कर रहा है कि वो आपको खुश रखे, आपको प्रोवाइड करे, अगर वो 10 चीज़ों में से 8 चीज़ उसने अच्छी की और 2 चीज़ों में अगर उसमें कहीं कमी हो गई है, तो ये बच्चियों की जो इमैच्योर लड़कियाँ अगर अगर एक किसी इमैच्योर लड़की की किसी अच्छे आदमी से शादी हो जाती है, तो वो क्या करती है कि उससे वो 2 चीज़ों में कमी हो गई ना, वो उसको हाइलाइट करेंगी कि आपने मेरे लिए ये चीज़ नहीं की है, आपने मेरे लिए वो चीज़ नहीं की, वो गिले-शिकवे लेकर बैठ जाती है। जबकि अल्लाह ने जो मर्दों की फितरत बनाई है, मेन की जो नेचर होती है वो उनको एप्रिसिएशन ज़्यादा पसंद होती है, आपने उसको एप्रिशिएट करना है। अगर आपको कोई चीज़ बुरी भी लग रही है ना, तो आपने पहले उसकी जो 8 चीज़ें उसने अच्छी की, उसको आप एप्रिशिएट करो। उसके बाद आप उसको बिठा के समझाओ कि जो आपने 2 काम गलत किए, मुझे पसंद नहीं है, आप नेक्स्ट टाइम उसको इम्प्रूव करना। आप उसको बिठा के समझाओ। आप पहले तो उसको एप्रिशिएट करो, फिर आप उसको वो चीज़ जो उसने गलत किया, आप उसको समझाओ ताकि उसको भी समझ आए कि हाँ, चलो यार ये लड़की या मेरी जो वाइफ़ है मुझे समझने की कोशिश कर रही है, वो डायरेक्ट आके मुझे शिकायतें नहीं कर रही। ये चीज़ मैंने इमेच्योर लड़कियों में देखी है जिनकी अच्छे लड़कों से शादी हो जाती है, तो वो ये करती हैं, वो शिकायतें कर रही होती हैं या उनको ये होता है कि उनकी क्या ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हमारा जो शौहर है वो हमें 24/7 बैठ के बेबी सिट करेगा या प्रिंसेस ट्रीटमेंट देगा। जबकि जो सेल्फ मेड हाई वैल्यू मैन होते हैं, वो आपको 24/7 बेबी-सिट नहीं कर सकते क्योंकि उनकी लाइफ में एक रिलेशनशिप मेंटेन करने के अलावा और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। उन्होंने बाहर फाइनेंस भी मैनेज करना है, अपना बिज़नेस भी मैनेज करना है, उन्होंने घर के मसले भी मैनेज करने हैं, घर के डिसीज़न्स भी लेने हैं, फिर आपको भी देखना है, एक एक रिलेशनशिप भी मेंटेन करना है, उसमें भी उसने कंसिस्टेंट एफर्ट्स डालने, तो एक मर्द के ऊपर भी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। आपने बजाए ये कि आप उससे बैठ के शिकायतें करो या अगर आपको दिन के 2 घंटे भी वैल्यूएबल मिलते हैं अपने हस्बैंड के साथ, उस टाइम में आप बैठ के आप उस टाइम को खूबसूरत
ज़रूरत बनाने की कोशिश करो, उस टाइम में आप उसको एप्रिशिएट करो ताकि वो आपके लिए और ज़्यादा आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करे। बनिस्बत ये कि आप जो 2 चीज़ उससे गलत हो गई 2% आप उस पे बैठ के शिकायतें लेके बैठ जाओ। ये चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की है लड़कियों में जो यंग इमैच्योर लड़कियाँ होती हैं या जो सोशल मीडिया के स्टैंडर्ड से इन्फ्लुएंस होके शादी करती हैं, तो उनको उनकी बड़ी एक्सपेक्टेशंस हाई होती हैं कि हमारा शौहर हमें प्रिंसेस ट्रीटमेंट देगा या ये करेगा, वो करेगा हमारे लिए। तो उनको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि एक आदमी अगर आपको सब कुछ प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके ऊपर भी 10 तरह का प्रेशर है। आपने उस प्रेशर को आपने समझना है, ना कि आप उससे बैठ के शिकायतें करो। तो लड़कियों में अब्यूज़ की अवेयरनेस काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है, लेकिन अवेयरनेस होने के बावजूद भी वो उस चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं, तो उनके इस पैटर्न को किस तरह तोड़ा जा सकता है? ये कि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर वो उस चीज़ को उसके चीज़ के लिए आवाज़ उठाती हैं, तो वो जाएँगी भी कहाँ? डाइवोर्स से डरती हैं लड़कियाँ। उन्हें पता है कि अगर मैंने इस लड़के से डाइवोर्स ले ली या मैं इससे अलग हो गई या मैंने ये रिलेशनशिप छोड़ दिया, मेरे पास जाने की दूसरी जगह कहाँ होगी? या मुझ पे डाइवोर्स का टैग लग जाएगा या मेरी फैमिली मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी या फैमिली एक्सेप्ट भी करेगी, तो सारी ज़िंदगी ताने सुनने पड़ेंगे दुनिया वालों के। उस चीज़ों से लड़कियाँ डरती हैं, तो वो चाहती हैं, वो समझती हैं कि चलो हम ये डोमेस्टिक अब्यूज़ को हम इसी को ही हम बर्दाश्त करते हैं, तो चलो ज़िंदगी गुज़र रही है। मैं कह रही हूँ कि अगर आप उस रिलेशनशिप से आउट हो भी जाती हैं या अगर आप पे उस वो थोड़े टाइम के लिए आप पे डाइवोर्स का टैग लग जाता है, वो थोड़े टाइम की परेशानी है। वो 1 साल की, वो 2 साल का टैग है, आपके पास सारी ज़िंदगी आपको डिवोर्सी कोई नहीं बोलेगा। अगर आप एक ब्रेकअप से आप निकलती हो तो आप वो और ज़्यादा आपका कमबैक होता है और ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग होती है इमोशनली, फिज़िकली, फाइनेंशियली। आपको ज़िंदगी एक और मौका दे रही है, जब आपको इस्लाम में भी एक चीज़ अलाउ है डिवोर्स की, तो आप वो स्टेप ले लो आप। ये इससे बेटर तो ये कि आप अब्यूज़ किसी के आप बर्दाश्त करो। क्योंकि फिज़िकली अब्यूज़ और हैरेसमेंट जो किसी भी वे में जो है एक्सेप्टेबल नहीं होती, किसी भी वे में। तो आप जो एक गलत चीज़ को आप बर्दाश्त कर रही हो ना, तो वो आप अपने ऊपर खुद ज़ुल्म कर रही हो। वो बंदा तो आपके ऊपर बाद में ज़ुल्म कर रहा है, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही हो, खुद आप अपने ऊपर ज़ुल्म कर रही हो। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि एक औरत को इतना इमोशनली इंटेलिजेंट और एक इतना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि वो इस तरह की टॉक्सिक सिचुएशन से खुद को आउट कर सके। उसके पास एक बैकअप प्लान ज़रूर होना चाहिए। ताकि अगर खुदा ना ख़ास्ता अल्लाह ना करे किसी लड़की के साथ शादी के बाद इस तरह होता है, तो उसको ये ना हो कि मुझे जाके पेरेंट्स मुझे दोबारा एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, या सोसाइटी मेरे बारे में क्या बोलेगी। उसको इतना इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहिए कि अगर मैं इस टैग को लेती हूँ, तो सारी ज़िंदगी के रोने से बेहतर है, सारी ज़िंदगी की वायलेंस बर्दाश्त करने से बेहतर है कि मैं 1-2 साल का वो डाइवोर्सी का टैग मैं बर्दाश्त कर लूँ। या या सारी ज़िंदगी इस आदमी के साथ सफ़र करने से बेटर है कि मैं अपना जो मेरा बैकअप प्लान था, मैं उससे मैं जो है वो ज़िंदगी में अकेले जी लूँ, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि वायलेंस जो है वो किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं होती है। तो इसका मेन रीज़न यही है कि लड़कियों के पास जो है वो कोई प्लान बी नहीं होता है। उनकी सारी ज़िंदगी जो है वो अपने महरम पे डिपेंडेंट होती है। वो अगर वो शादी कर लेती है, वो उनको लगता है कि बस मेरा सब कुछ जो है वो मेरा हस्बैंड ही है। के मुताबिक ख़वातीन का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? लाइक कौन सी ऐसी चीज़ है जो उन्हें सबसे ज़्यादा हिट करती है? बात करें इंडिपेंडेंट वुमेन की, जो इंडिपेंडेंट हैं या बनना चाहती हैं, उनको सबसे ज़्यादा जो चीज़ हिट करती है, बुरी लगती है, वो होती है कंट्रोल, कंट्रोलिंग बिहेवियर। आप एक इंडिपेंडेंट वुमन को या जो औरत अकेले रहना सीख ले ना, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो बेटर यही है कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी जिए, हर इंसान को अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है और हर इंसान को अपने फैसले लेने का पूरा हक है। तो आप उसको एक आज़ादी दो, आप उसको एक स्पेस दो कि वो अपने फैसले खुद ले। अगर वो कोई गलती कर भी रही है, तो उस गलती से वो सीखेगी। वो अगर अपनी लाइफ़ में ग्रो करना चाह रही है, तो उस गलती से वो सीखेगी और दोबारा वो गलती दोबारा नहीं करेगी। आप उसको सेफ प्ले करने से बेटर ये है कि आप उसको इतनी स्पेस दो कि वो अपने डिसीज़न्स खुद ले। लड़कियों को जो सबसे ज़्यादा ख़वातीन को जो चीज़ बुरी लगती है वो कंट्रोलिंग बिहेवियर ही लगता है, और जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी में जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो होती है वो कंट्रोल ही होता है। वो औरतों को वो कंट्रोल करना चाह रहे होते हैं। वो समझते हैं कि हम औरत को कंट्रोल कर सकते हैं तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। इवन दैट द फैक्ट इज़ दैट आप किसी को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। आप कंट्रोल कर सकते हो तो सिर्फ़ अपने आप को और अपनी थॉट्स को और अपने अपने डिसीज़न्स को, अपनी लाइफ़ को कंट्रोल कर सकते हो। किसी और की लाइफ़ पे कंट्रोल करना या किसी और की लाइफ़ में अपना हक जमाना सरासर बेवकूफ़ी वाली बात है। फेमिनिज़्म की टर्म का नाम आते ही जो मेल हज़रात हैं उनका बिहेवियर इतना ज़्यादा चेंज और अग्रेसिव क्यों हो जाता है? आपके ख़्याल में इसकी क्या वजह है? देखो, द आइडिया ऑफ फेमिनिज़्म इज़ बेसिकली अबाउट आस्किंग फॉर इक्वल राइट्स इन अ सेंस कि जहाँ पे अगर
एक लड़की को अगर अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद एक लड़के को अगर अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद लेने की इजाज़त है, तो एक लड़की को भी अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद लेने की इजाज़त होनी चाहिए। अगर एक लड़के के पास एक वॉइस है अपने अपने लिए बोलने के लिए या किसी भी बात पे इश्यू क्रिएट करने के लिए किसी को इश्यू रेज़ करने के लिए, तो एक लड़की के पास भी वो आवाज़ होनी चाहिए। फेमिनिज़्म का जो बेसिक मकसद है वो ये है। लेकिन अब फेमिनिज़्म की जो टर्म है वो इतनी एक्सट्रीम होती जा रही है हमारी सोसाइटी में, इवन दैट लड़कियाँ इस चीज़ से बिलीव करने लग गई हैं कि वी आर बेटर देन मेन एंड मेन आर स्टार्टेड बिलीविंग कि मर्दों को ये होता है कि हम सबसे ज़्यादा बेटर हैं। अल्लाह ने हमें सबसे सबसे ज़्यादा बेहतरीन मखलूक अल्लाह ने मर्दों को बनाया है। ये उनके अंदर एक ईगो होती है, टॉक्सिक मैस्कुलिन में वो एक कंट्रोलिंग वाली चीज़ होती है कि हम औरत को कंट्रोल करना चाहें, तो वो इस तरह की औरत को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो वो फेमिनिज़्म का नाम सुन के वो बेचारे चिढ़ जाते हैं कि चलो ये औरत तो करती है हमसे नफ़रत है। और काफ़ी सारी चीज़ें सोसाइटी में हमेशा से ऐसी होती आ रही हैं। मैं मानती हूँ कि औरतों के साथ बहुत सारी चीज़ें शुरू से गलत होती आ रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो एक उनके माइंड में भी वो इमोशनल रिएक्शन होता है औरतों का जो वो मर्दों से नफ़रत करती हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि इससे ज़्यादा औरतों को एक फेमिनिज़्म के टर्म से मर्दों को फेमिनिज़्म के टर्म से नफ़रत करने से ज़्यादा बेटर ये है कि वो अपने ऊपर ध्यान दें और खुद को बेहतरीन बनाएँ। औरतें भी नहीं चाहती कि वो मर्दों से नफ़रत करें, लेकिन वो मजबूर होके मर्दों से नफ़रत करती हैं। क्योंकि आजकल के जो मर्द हैं ना, वो बहुत वीक होते जा रहे हैं। मर्दों की लाइफ में आप देख लें पहले के ज़माने के जो मर्द हुआ करते थे, वो जंगों पे जाया करते थे, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए सब कुछ किया करते थे वो। लेकिन आज के टाइम के मर्द वो बेचारे औरतों से कम्पीट कर रहे हैं या वो बैठ के टिकटॉक्स बना रहे हैं या इन चीज़ों में जो है वो जेनज़ीज़ अगर आप देखो तो जेनज़ीज़ जो यंग मैन हैं, वो इन चीज़ों में ज़्यादा आते जा रहे हैं। जो चीज़ एन्जॉयमेंट जो है वो अल्लाह ने एक सॉफ्टनेस, एन्जॉयमेंट ये एक फीमेल के लिए, वुमेन के लिए एक ये चीज़ बनाई है। मर्दों के लिए हमेशा पेन और सफ़र करना, अपने लोगों अपनी फैमिली को, अपने आस-पास के लोगों को प्रोवाइड करने के लिए एक एक हार्ड टाइम से गुज़रना अल्लाह ने एक इन सख्तियों के लिए मर्द को बनाया है। लेकिन आज के टाइम के जो मर्द हैं, वो खुद प्रिंसेस ट्रीटमेंट जब चाह रहे हैं, वो खुद चाह रहे हैं कि हम हमारा भी हक है एन्जॉय करने का, हम भी लाइफ़ एन्जॉय करें। तो वो जो इस चीज़ में जब वो एन्जॉयमेंट की तरफ आ रहे हैं, तो उनका वो खुद से वो सही से वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं मर्द। तो इस वज़ह से लड़कियाँ जो है वो आदमियों से नफ़रत करती हैं क्योंकि जो काम मर्दों के करने के वो मजबूरन औरतों को करने पड़ रहे हैं। और एक तो वो औरतें वो काम भी कर रही हैं मर्दों वाले, फिर ऊपर से मर्द जो है वो उनसे नफ़रत भी करते हैं और फिर उनको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं कि तुम फेमिनिस्ट हो या इस तरह फेमिनिज़्म वाले उसको आइडिया को वो करती हो, सपोर्ट करती हो। तो इस वज़ह से जो है मर्दों की जो है फेमिनिज़्म को सुनते ही एक उनको चिढ़ भी हो जाती है इस चीज़ से और वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बुरा समझते हैं। बट मैं कहती हूँ कि इस फेमिनिज़्म की इसको टर्म को लेके ना दोनों जेंडर्स को ही समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोनों जेंडर्स की ही गलतियाँ हैं फेमिनिज़्म को लेकर। कोई इसमें परफेक्ट नहीं है। लोग इमोशनल रिस्पॉन्स ज़्यादा करते हैं बनिस्बत कि वो लॉजिक से सोचें। हाई वैल्यू वुमेन कौन होती है और वो कैसे बना जा सकता है? वैल्यू वुमेन वो होती है जो इमोशनली अवेयर हो। एक हाई वैल्यू वुमेन के 3 ट्रेट्स होते हैं। इमोशनली अवेयर होना, इमोशनली इंटेलिजेंट होना और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट इतना हो कम से कम आपके पास इतना बैकअप होना चाहिए कि आप किसी टॉक्सिक सिचुएशन से खुद को आउट कर सको, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप ना बर्दाश्त ना कर सको सिर्फ़ इस वज़ह से क्योंकि आपके पास कोई बैकअप प्लान नहीं है। आप कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप इस वज़ह से बर्दाश्त करिए क्योंकि आप अपने आप को अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, अपना लाइफ़स्टाइल आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। आप टोटली फाइनेंशियली किसी और पे डिपेंडेंट हो। एक इतना आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि आप अपनी लाइफ़ को और अपने आप को खुद ओन अपनी लाइफ़ ओन कर सको आप और अपने अपने आप को अफ़ोर्ड कर सको। इतना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इतना इमोशनल इंटेलिजेंट होना चाहिए कि अगर आपकी लाइफ़ में कोई मसला आ जाता है तो आप अपने पेरेंट्स के पास भाग कर नहीं जाओ, आप खुद उस चीज़ को, उस सिचुएशन को खुद आप हैंडल कर सको। और इतना इमोशनली अवेयर हो एक हाई वैल्यू वुमन कि उसको पता होना चाहिए कि अगर मैं किसी चीज़ पे गुस्सा हूँ, तो वो गुस्सा नहीं है मेरा, अगर मैं किसी चीज़ पे उदास हूँ, तो वो उदासी नहीं है, वो जो इमोशन आपका आ रहा है, उस इमोशन की वजह क्या है? आपको एक इमोशनली अवेयर होना है, इसका मतलब ये होता है कि आपके आपके माइंड में जो भी इमोशंस आप फ़ील कर रहे हो उस टाइम पे, आपके दिल में जो भी इमोशंस आ रहे हैं, आपको उस इमोशन का पता होना चाहिए कि ये इमोशन का नाम क्या है और उस इमोशंस को किस तरह से डील करना है। हमेशा हमें लग रहा होता है कि यार मैं तो बहुत गुस्सा हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, वो गुस्सा नहीं होता। समटाइम्स वो आपके बर्डन की वो फ्रस्ट्रेशन हो रही होती है कि आप कुछ चीज़ें होती हैं, आप हमेशा से आप कुछ टाइम से करते आ रहे हो तो करते आ रहे हो, लेकिन आप बोल नहीं रहे होते इस बारे में, तो वो फ्रस्ट्रेशन होती है, वो गुस्सा नहीं होता। समटाइम्स ऐसा होता है कि वो आपके ऊपर थकावट होती है या सैडनेस हो रही होती है या लोनलीनेस की वजह से आपको सैडनेस महसूस हो रही होती है, लेकिन हम उसको उदासी-उदासी बोलते हैं। तो जब आपको पता होगा कि यार चलो इस इमोशन का नाम क्या है, ये सैडनेस नहीं है, उदासी नहीं है, ये मेरा अकेलापन है जिस वजह से मैं उदासी फ़ील कर रही हूँ, तो वो आप
अकेलेपन का इलाज ढूँढने लगोगे। तो इतना आपको इमोशनली अवेयर होना चाहिए अपने बारे में। एक हाई वैल्यू वुमन की 3 ट्रेड्स अगर आप अपने अंदर बिल्ड कर लो, तो आप एक हाई वैल्यू वुमन बन सकती हो। तो खवातीन से आप ऐसी कोई बात करें जो आप हमेशा से करना चाहती थी। ऑल द यंग वुमेन आउट देयर, आई जस्ट वांट यू नो दैट तुम्हारी लाइफ कोई कंट्रोल करना चाह रहा है, वो सिर्फ़ चाह सकता है, वो कंट्रोल नहीं कर सकता। या अगर तुम्हें कोई किसी चीज़ से रोकना चाह रहा है, तो वो सिर्फ़ चाह सकता है, वो तुम्हें नहीं रोक सकता। हर इंसान अपनी लाइफ का खुद ज़िम्मेदार है। इफ देयर इज़ ओनली वन पर्सन हू इज़ कमिंग टू सेव यू, इज़ ओनली यू। सिर्फ़ तुम्हें तुम्हारा अपना आप बचा सकता है और कोई नहीं बचा सकता। अगर तुम्हें लग रहा है ना कि चलो मेरी शादी हो जाएगी, तो मुझे कोई महलों का राजा मिल जाएगा और मेरी लाइफ को बेहतरीन किस्म की कर देगा, यू आर रॉन्ग। यू आर लिटरली थिंकिंग रॉन्ग। ये गलत है। या तुम्हें लग रहा है कि मेरे जो आस-पास के रहने वाले लोग हैं, वो मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट देंगे। कोई किसी को प्रिंसेस ट्रीटमेंट नहीं देता जब तक आप उस टेबल पे कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। तो अगर कोई ड्रीम है आपका या कोई आपका पैशन है, तो उसको पागलों की तरह उस चीज़ के पीछे पड़ जाओ, ढीठ बन जाओ एक चीज़ के लिए। अगर कोई एक ड्रीम देख लिया है ना और एक किसी काम करने का फैसला ले लिया है, तो उस काम के अंजाम तक पहुँचने के लिए ढीठ बन जाओ लिटरली। जो दुनिया कह रही है, कहने दो। दुनिया का काम है कहना, अगर दुनिया की सुनकर भी चलोगे ना, तो अगर दुनिया की सुनकर भी चलोगे ना, तो जब भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, फिर भी पूरी दुनिया तुमसे खुश नहीं होगी। एट द एंड कोई तुमसे खुश नहीं होगा, तो बेहतर ये है कि अपने रब को मनाओ, अपने रब को राज़ी रखो और अपने आप को राज़ी रखो, दैट्स इट। तो मेरे साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा और आप मुझे मज़ीद ग्रोथ के लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मुझे आपकी पर्सनल लाइफ़ के बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं जानती, बट आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बड़े इंटरेस्टिंग और इंटेलेक्चुअल आपके सवाल थे। ऐसे सवाल थे जो मेबी आज तक किसी ने मुझसे ना पूछे हों, तो बड़ा अच्छा लगा आपके सवालों का जवाब देकर। और एक एडवाइस आपको देना चाहूँगी कि बड़ा अच्छा आपने काम स्टार्ट किया है वुमेन एम्पावरमेंट पे और लड़कियों को एक आगे बढ़ाने के लिए, एक इंस्पायर करने के लिए आपने रीच आउट करना स्टार्ट किया है क्रिएटर्स को। बहुत अच्छा काम किया है बिज़नेस वुमेन को, वर्किंग वुमेन को। एक एडवाइस सिर्फ़ देना चाहूँगी कि आपने काम स्टार्ट किया है ना, इसको करते रहना, रुकना नहीं। अगर रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे स्टार्टिंग में, नहीं मिलेंगे कोई बात नहीं, बट आफ्टर सम इयर्स, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम इयर्स ये चीज़ भी वर्कआउट करने लग जाएगी इंशाल्लाह। बट मेरी आपके लिए ये एक ही एडवाइस होगी कि आप इस चीज़ को कंटिन्यू रखें और इंशाल्लाह बहुत ग्रो करेंगे। इंशाल्लाह आफ्टर सम टाइम सबको पता होगा कि ट्विन फ्लेम पॉडकास्ट में इस तरह की भी वुमेन आती हैं, एम्पावर्ड करने लड़कियों को और हर लड़की आपका पॉडकास्ट सुनेगी इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट टिल एंड। जाने से पहले आप लोगों ने आज अगर एक चीज़ भी सीखी है तो उस पर अमल करें, 1 पेज प्लान लिखें और हेल्प के लिए हमारे ईमेल एड्रेस पर अप्रोच करें। डोंट फॉरगेट दैट योर एग्जिस्टेंस एज अ वीमेन empowers you to reshape your destiny. Good luck.